वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी निशा सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का 13 चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी गैस का दाब के बारे में। वास्तव में गैस का दाब किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। भाई गैस का दाब किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गैस का दाब का स्थिति के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है भाई। देखिए गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को पढ़ रहे हैं, गैस के दाब में प्रेशर ऑफ गैस की स्थिति में हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, गैस का दाब की स्थिति में, ठीक है। गैस का दाब की स्थिति में गैस का दाब के स्थिति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं कि गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है। हम लोग गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट किए हैं भाई कि गैस के अणुगति सिद्धांत के बेस पे, गैस के अणुगति सिद्धांत के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ जाना है भाई। गैस के अणुगति सिद्धांत के बेस पे हम लोग क्या जाने हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट किया है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं। गैस के दाब के अणु के अनुसार हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, कि गैस के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि गैस के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जैसे कि जो भी अणु होता है वह आप लोगों के परमाणु के बेस पे होता है। जो भी अणु होता है वो किसके बेस पे होता है, वह परमाणु के बेस पे होता है। वह किसके बेस पे होता है, वह परमाणु के बेस पे होता है। और ये परमाणु के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो यह छोटे छोटे अणु जो होता है छोटे छोटे परमाणु के बेस पे होता है, जहाँ पर यह नाभिक के बेस पे स्थित होता है। क्लियर, नाभिक के बेस पे स्थित होता है। तो गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं जिसे गैस का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं, जिसे गैस का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है भाई, तो इसे पी से व्यक्त किया जाता है। तो इसे पी से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जब से इसको पी से व्यक्त करते हैं तो गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो गैस के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, पी से व्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे पी से व्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु
गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो गैस के अणुगति सिद्धांत से हम लोग यही स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई कि गैसों की स्थिति किस तरीके से होती है, दाब के बेस पे क्या होती है, ताप के बेस पे क्या होती है, दाब ताप के बेस पे क्या होती है, इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो गैस के दाब की दाबीय स्थिति के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पर पी वी इक्वल टू किसके बेस में देखे थे, एनआरटी के बेस पे। हम लोग पी वी इक्वल टू एनआरटी के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखे थे। पी वी इक्वल टू किसके बेस में देखे थे, एनआरटी के बेस में देखे, जहाँ पर पी आप लोगों का क्या होता था, दाब होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रेशर। और भी को क्या बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते थे आयतन बोलते थे, जिसको क्या बोला जाता था, वॉल्यूम। ये आयतन हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है भाई, वॉल्यूम। और एन को क्या बोला जाता था, नंबर्स। ठीक है, ये मोलों की संख्या है, ये आप लोगों के क्या होता था, मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या। और आर क्या है भाई, ये आप लोग गैस की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, सार्वत्रिक गैस, रियल गैस। ठीक है, सार्वत्रिक गैस होता था ये आप लोगों का रियल के बेस पे। और टी परमताप टेम्परेचर के बेस पे होता था, टेम्परेचर परमताप। ठीक है, तो चलिए पी वी इक्वल टू एन आर टी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पी वी इक्वल टू किसके बेस में देखते हैं, एन आर टी के बेस पे देखते हैं। पी वी इक्वल टू हम लोग किसके बेस में देखते हैं भाई, तो ये आप लोगों का एन आर टी के बेस पे देखते हैं। तो पी वी इक्वल टू हम लोग यहाँ से किसके बेस में देखते हैं, एन आर टी के बेस पे देखते हैं। पी वी इक्वल टू किसके बेस में देखते हैं, एन आर टी के बेस पे देखते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो दाब समीकरण के अनुसार जो भी आप लोग के पास जो दाब समीकरण आदर्श गैस समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जो पढ़ते थे, आदर्श गैस समीकरण के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को पढ़ते थे। क्लियर, किसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे, आदर्श गैस समीकरण के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को पढ़ते थे। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते थे तो आदर्श गैस समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या किस बेस पे पढ़ते थे, पी वी इक्वल टू एन आर टी के बेस पे पढ़ते थे। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट हो गया है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते जाते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे पी से भी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से व्यक्त किया जाता है। तो जैसे हमको इसको पी से व्यक्त करते हैं तो गैस की स्थिति के बेस हम लोग जब इस चीज़ को जानते हैं कि गैसों की स्थिति क्या होती है, गैसों के अणुगति का सिद्धांत क्या होता है, उनका नाभिकों का अपेक्षिक गति क्या होती है, नाभिक के बेस उनका जो द्रव्यमानों की स्थिति क्या होती है, द्रव्यानुपाती क्रिया क्या होती है, नाभिक की स्थिति क्या होती है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए। ठीक है, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यहाँ स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणु गति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से अभिव्यक्त किया जाता है। तो गैसों का अणु गति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर
दाब आरोपित करते जाते हैं, बर्तन की दीवार पर क्या करते जाते हैं, दाब आरोपित करते जाते हैं, का दाब आरोपित करते जाते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, इसे पी से क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते रहते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से अभिव्यक्त किया जाता है, पी से दर्शाया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है, या पी से हम लोग इस चीज़ को दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये गैसों की स्थिति के बेस पे, क्योंकि गैसों की जो 3 स्थिति होती है, ठोस के बेस पे होती है, द्रव के बेस पे होती है, गैस के बेस पे होती है। द्रव के बेस पे हम लोगों का जो आप लोगों का जल के बेस पे होती है, H2O के बेस पे होती है। गैस के बेस पे जब यह जल वाष्प के रूप में बन जाती है तो वाष्प के रूप में बनकर वह गैस बन करके क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ठोस के रूप में यह बर्फ की भांति होती है, जिसमें टेम्परेचर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है कि किस तापमान पर यह ठोस बनता है, किस तापमान पर यह द्रवित होता है, किस तापमान पर यह वाष्प बन करके गैस बन करके वायुमंडल में उड़ जाता है भाई। तो इसमें टेम्परेचर का ही खेल है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेस पे हमारे पास इसका क्या क्या योगदान होते हैं, चाहे वह ठोसीय अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, चाहे वह द्रवित अवस्था में हो, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को हम लोग सॉलिड स्टेट के बेस पे देख सकते हैं, लिक्विड स्टेट के बेस पे सकते हैं, या गैसिक स्टेट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो गैस का दाब का स्थिति जो होती है प्रेशर ऑफ गैस के रूप में। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से ये तो स्पष्ट हो गया कि जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है तो गैस के अणु गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, अतः वे बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं, जिसे गैस का दाब कहते हैं। इसे पी से आपको लोग क्या क्या व्यक्त किया जाता है। तो उसमें आज जो आती है देखना गैसों के बेस में होती है, तो ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का गैस वगैरह देखे ना, उसी गैस के अनुसार ये है। क्लियर। चलिए, दाब एवं ऊर्जा घनत्व में संबंध के बेस पे हम लोग ये चीज देख रहे थे कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार। क्लियर। दाब एवं ऊर्जा घनत्व में संबंध के बेस में हम लोग इस चीज को देखे थे, दाब एवं ऊर्जा घनत्व के संबंध के बेस में गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, किसके, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण एन, गैस की संपूर्ण एन, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण एन ऊर्जा गतिज होती है। एन इक्वल टू क्या आपको गतिज ऊर्जा के बराबर है, जो कि 1/2 mv² के बेस पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे आपके लोगों के पास जो होती है उसको भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी के बेस पे होती है आप लोगों के पास जो होती है, जो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे एक होती है, और एक आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी की बेस होती है। एक आप लोगों की पोटेंशियल, एक आप लोगों की किसके बेस पे होती है भाई, वो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे होती है। एक काइनेटिक एनर्जी के बेस पे होती है, और एक किसके बेस पे होती है, एक आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे होती है। एक काइनेटिक एनर्जी के बेस पे होती है, और दूसरा आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे होती है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण एन के बेस पे हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण एन, कैपिटल एन ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, जिसमें गैस के एकांक आयतन की माध्य स्थिति, जिसमें गैस के एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा, जिसमें गैस के एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा को उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसको गैस का कुल द्रव्यमान के बेस पे होता है, मैनोमीटर के बेस पे होता है, ठीक है, mn के बेस पे होता है। गैसों के जो कुल द्रव्यमान mn के बेस पे होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान के बेस पे होता है और n मोलों की संख्या के बेस पे होता है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हम लोग जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दाब एवं ऊर्जा घनत्व के बेस में कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण एन ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। गैस के एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा को उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। गैस का कुल द्रव्यमान mn होता है। गैस का कुल द्रव्यमान क्या होता है, mn होता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण n इक्वल टू कैपिटल N ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बेस में होती है, जो कि गैस के एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा को उसकी ऊर्जा घनत्व के बेस पे होती है, जो कि गैस का कुल द्रव्यमान के बेस पे होता है। तो इस चीज़ के बेस पे भी हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर के बेस पे हमारे पास जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 के बेस पे होता है। उसी प्रकार नेचुरल नंबर के बेस पे जो होता है ना आप लोग प्राकृतिक संख्या के बेस पे, वहाँ पर गैसों के बेस पे भी हमारे पास जो होते हैं इनके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यह प्राकृतिक संख्याएं के बेस पे होती है। क्लियर।
ये प्राकृतिक संख्याएं के बेस पे होती है, जो एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिससे मोलों की संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर मोलों की संख्या में डब्ल्यू इक्वल टू रहता है, होल नंबर के बेस पे रहता है, तो ये आप लोगों का कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, इस माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये इसके माध्यम से होता है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से ये होता है भाई। तो नेचुरल नंबर की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो नेचुरल के बेस पे हमारे पास ये इस स्थिति में होती है। ठीक है, तो जब इस चीज़ को हम लोग नेचुरल के बेस में देखते हैं, नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, जब इस चीज़ को हम लोग नेचुरल नंबर के बेस में देखते हैं, नेचुरल नंबर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो नेचुरल नंबर के एन के बेस में आप लोगों के पास जो हो जाएगा वो आप लोगों को 1 के बेस पे रहेगा, या फिर 2 के बेस पे रहेगा, या 3 के बेस पे रहेगा, या 4 के बेस पे रहेगा, या 5 डैश 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 के बेस पे रहता है ये। ठीक है, ये आप लोगों का एन के बेस पे रहता है। क्लियर, ये किसके बेस पे रहता है, आप लोगों का एन के बेस पे है भाई। ये अगर एन के बेस पे, नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस कंटेंट को देखते हैं, तो ये नेचुरल नंबर के बेस पे होता है। अगर दूसरा कंटेंट के बेस पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर को हम लोग इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, इसकी आप लोगों की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ये आप लोगों का उसी के बेस पे होगा। इंटरनल भी एनर्जी क्या होगी, इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो क्लियर, तो चलिए इस बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हो जाएगा दाब एवं ऊर्जा घनत्व, तो संबंध के बेस से हम लोग देखते हैं, तो नेचुरल नंबर के बेस पे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम लोग होल नंबर के बेस पे देखेंगे, अगर होल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर, किसके बेस पे हम लोग देखते हैं, अगर इस चीज़ को होल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके नंबर होल नंबर के बेस पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, होल नंबर के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को देखेंगे, होल नंबर के बेस पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ये W इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, W नंबर इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इस बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर जो एम एन के बेस पे है, यहाँ पर एन के बेस में नेचुरल है, ये किस पर बिलोंग कर रहा है, एन पर बिलोंग कर रहा है कि एन बिलोंग टू डब्ल्यू पर बिलोंग कर रहा है कि आई या जेड पर कर रहा है कि कोई रियल नंबर पर कर रहा है, ये आप लोगों का डिपेंड करता है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जानना यहाँ पर आप लोगों के क्या है बहुत ही जरूरी है। क्लियर, तो यहाँ पर इसी कंटेंट के बेस में कि गैसों के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार गैस की संपूर्ण एन कैपिटल एन ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बेस होती है, जो कि गैस के एकांक का आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा को उसकी ऊर्जा घनत्व के रूप में कहते हैं। ठीक है, चलिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। चलिए कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। चलिए क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। चलिए, तो डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि डाल्टन का आंशिक का दाब का नियमानुसार किस बेस पे होता है। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया करने पर, इस नियम के अनुसार समान ताप पर मतलब सेम टेम्परेचर पर ना, इस नियमानुसार देखिए, इस नियम के अनुसार समान ताप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान ताप होनी चाहिए समान ताप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, समान ताप होनी चाहिए। और पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैस, और पारस्परिक क्रिया, यहाँ से देखिए, पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैस, पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैस मिश्रित करने पर विभिन्न गैस में, यहाँ पर गैस को क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग मिश्रित, गैस को यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, मिश्रित। अब विभिन्न गैसों का दाब का जो योग रहेगा, किसका योग रहेगा, जो दाब का योग रहेगा, दाब का योग
जो आपका दाब का योग रहेगा भाई, किसका योग रहेगा, जो आपका दाब का योग रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस दाब के योग के बेस पे हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो समान ताप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कंटेंट को क्लियर करते हैं। पहला किसके बेस हो जाएगा, समान ताप के बेस में जाएगा, दूसरा पारस्परिक क्रिया के बेस हो जाएगा, तीसरा गैस के बेस हो जाएगा, चौथा जब मिश्रित करते हैं तो, और पांचवा जब उसमें दाब का योग लगाते हैं तब की स्थिति में, ठीक है। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियमानुसार हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो यहाँ पर यह आता है डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार कि इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को, इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग, विभिन्न गैसों के दाब का योग, विभिन्न गैसों के दाब का योग मिश्रित गैस के कुल दाब के, मिश्रित गैस के कुल दाब के, ठीक है, मिश्रित गैस के कुल दाब के, क्लियर, मिश्रित गैस के किसके, कुल दाब के, जो आप लोगों के मिश्रित गैस के जो कुल दाब होते हैं भाई, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर, इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग, विभिन्न गैसों के दाब का जो योग है भाई, विभिन्न गैसों के जो दाब का जो आप लोगों के पास योग के बेस पे है, क्लियर, उसी योग के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से किस तरीके से आता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग मिश्रित गैस के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार समान ताप पर, इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले, पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को, पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर, गैसों को क्या करने पर, मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग, विभिन्न गैसों के दाब का योग, यहाँ से देखिए, विभिन्न गैसों के दाब का योग मिश्रित गैस के कुल दाब के, मिश्रित गैस के कुल दाब के, मिश्रित गैस के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है, मिश्रित गैस के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो समान ताप के बेस पे देखते हैं, दूसरा पारस्परिक क्रिया के बेस में देखते हैं, तीसरा गैस के बेस में देखते हैं, चौथा मिश्रित के बेस पे देखते हैं, चौथा पांचवा में हम लोग दाब के योग के बेस पे देखते हैं। तो एक आप लोगों के समान ताप से रिलेटेड रहता है, दूसरा पारस्परिक क्रिया से रिलेटेड रहता है, तीसरा आप लोगों के गैसीय स्थिति से रिलेटेड रहता है, चौथा आप लोगों के मिश्रित जल के बेस पे रिलेटेड होता है, पांचवा आप लोग दाब के योग के बेस पे रहता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं कि डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार कि यदि इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया, इस नियम के अनुसार समान ताप पर, समान ताप पर, इस नियमानुसार समान ताप पर भाई, इस नियम के अनुसार जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोग के समान ताप के बेस से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाले, पारस्परिक क्रिया ना करने वाले, क्या ना करने वाले, पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया ना करने वाले। तो समान ताप पर यहाँ पर हमारे पास जो भी पारस्परिक क्रिया नहीं करेंगे, तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया ना करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग, विभिन्न गैसों के दाब का योग मिश्रित गैस के कुल दाब के बराबर होता है, मिश्रित गैस के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है भाई, मिश्रित गैस के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब के योग का मिश्रित गैस के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है, चाहे वह नेचुरल नंबर के बेस पे हो, चाहे आप लोगों का जो आदर्श समीकरण के बेस पे हो, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग मिश्रित गैस के कुल दाब की क्या होती है, बराबर होती है, कुल दाब के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस नियम के अनुसार समान ताप पर पारस्परिक क्रिया न करने वाले गैसों को मिश्रित करने पर विभिन्न गैसों के दाब का योग मिश्रित गैस के कुल दाब के बराबर होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब के नियमानुसार हम लोग यहीं पर देखें कि जो प्रेशर के बेस पे आपके पास आता है, जो भाई जो प्रेशर दाब के बेस पे आपके पास आता है, और जो हम लोग वॉल्यूम के बेस पे देखते हैं भाई, जो वॉल्यूम के बेस पे हम लोग देखते हैं, जो वॉल्यूम के बेस पे हमारे पास आयतन के बेस पे जो आता है, किसके बेस पे आता है, जो वॉल्यूम आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एक प्रेशर दाब के बेस पे देखते हैं, दूसरा वॉल्यूम आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, और तीसरा जो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर के बेस पे हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं, जिसमें हम लोग परम ताप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग परम ताप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर।
तो प्रेशर दाब के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों के प्रोपोर्शनल टू पी के बेस पे होता है, प्रोपोर्शनल टू भी के बेस पे होता है, प्रोपोर्शनल टू टी के बेस पे होता है, ठीक है। और एन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो नंबर्स देखते हैं, नंबर्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है तो मोलों की संख्या के बेस पे हमारे पास जो आता है भाई किसके बेस पे आता है, मोलों की संख्या पर आधारित रहता है, जो किस पर आधारित रहता है, जो मोलों की संख्या पर जो आधारित होता है, प्रोपोर्शनल टू एन के बेस पे जो हमारे पास होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो पारस्परिक क्रिया किस तरीके से होती है, समान ताप पर होती है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड से एबव के बेस में 273 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के बेस पे किस तरीके से होता है, पारस्परिक क्रिया करता है। ये या तो संघट के बेस पे करता है, संघट के बेस पे करता है, तो संघट के बेस पे यहाँ पर आपके पास दो तरीके से होता है, या तो प्रत्यास्थ के बेस पे होता है या फिर किसके बेस पे होता है, अप्रत्यास्थ के बेस पे होता है, या फिर किसके बेस पे होता है, यह अप्रत्यास्थ के बेस पे होता है। तो एक प्रत्यास्थ बेस होता है, दूसरा अप्रत्यास्थ बेस पे। गैस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेस पे होता है, जो कि हम लोग आइडियल गैस के जो रूप में हम लोग देखते हैं ये, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास आता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब मिश्रित के बेस पे रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों का ऑक्सीजन के बेस में हो सकता है, नाइट्रोजन के बेस में हो सकता है, हाइड्रोजन के बेस में हो सकता है, हीलियम के बेस में हो सकता है, नियॉन के बेस में हो सकता है, आर्गन के बेस में हो सकता है, क्रिप्टॉन के बेस में हो सकता है, ठीक है। इसमें जब हम लोग दाब का योग करेंगे, ठीक है, मतलब पी के साथ जब भी का करेंगे, मतलब प्रेशर के साथ, मतलब यहाँ पर दाब का आयतन के साथ करेंगे, या फिर आयतन का हम लोग टेम्परेचर के साथ करेंगे, या फिर हम लोग टेम्परेचर का दाब के साथ करेंगे, या फिर यहाँ से हम लोग इन तीनों को इक्वल कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी ले सकते हैं, दाब को भी ले सकते हैं और आयतन को भी ले सकते हैं। तो ये तीनों भी इनके साथ अटैचमेंट हो सकता है, तीनों भी इसके साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो यहाँ पर डाल्टन ने जो आंशिक दाब के नियम में यही बताया था कि जो आप लोगों का जो टेम्परेचर होनी चाहिए वह समान ताप की होनी चाहिए, ठीक है। समान ताप है तभी ये एक दूसरे से संघट के बेस पे एक दूसरे से टकराएंगे, फिर यहाँ से क्रिया करेंगे, फिर दाब के बेस पे यहाँ पर ये एक दूसरे पर लागू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रित गैस के रूप को, इसमें मिश्रित गैस जो होती है इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, चाहे वह ऑक्सीजन के बेस में हो, चाहे वह नाइट्रोजन से रिलेटेड हो, चाहे वह हाइड्रोजन से हो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग ये मिश्रित गैस के बेस में जो क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है भाई, मिश्रित गैस के बेस पे यहाँ पर बनता है। जो आप लोगों का पारस्परिक क्रिया होता है यहाँ से इन दोनों के बीच में किस तरीके से पारस्परिक क्रिया है कि प्रत्यास्थ संघट के बेस पे हुआ है कि अप्रत्यास्थ संघट के बेस पे हुआ है। क्लियर। और प्रत्यास्थ संघट के पूर्व इसकी स्थिति क्या होती है, इस चीज़ को पूछा जाता है। और जब दोनों के बीच में पारस्परिक क्रिया हो जाती है तो अप्रत्यास्थ स्थिति के बाद क्या होती है, इस चीज़ को पूछा जाता है, ठीक है। और जो ताप के बेस में आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों का केल्विन के बेस पे बनता है, ठीक है, केल्विन के बेस पे बनता है। एक आप लोगों का परम ताप के बेस पे बनता है, एक केल्विन के बेस पे बनता है, एक परम ताप के बेस में बनता है, और एक होता है शून्य ताप के बेस में आप लोगों का बनता है। जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसी से ये आप लोगों की रिलेटेड होती है। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनती है। तो ये आप लोगों का जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, यहाँ से आप लोग समान ताप से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ का रिएक्शन को भी देखिएगा। और दूसरा जो मिश्रित गैस के बेस पे जो आपको ये होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन के बेस में होती है, इसके बात होती है, ठीक है। इसके बाद डाल्टन का आंशिक दाब का नियम का जो आप लोगों का डेरिवेशन है, ठीक है, इसका जो गणितीय अवधारणा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस डाल्टन का आंशिक दाब के नियम को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में फिनिश करते हैं। इसका आगे का जो गणितीय अवधारणा है कि डाल्टन ने गणितीय अवधारणा के रूप में जो आदर्श समीकरण है PV इक्वल टू nRT का, उसको किस तरीके से मिश्रित गैस के रूप में उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया, और वहाँ से हम लोग उसको ऑक्सीजन के रूप में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, नाइट्रोजन के बेस पे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम के बेस में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।